नमस्कार। आप सभी ने पिछले लेक्चर में डेरिवेशन ऑफ फेज रूल पढ़ा था, जिसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ कंपोनेंट और नंबर ऑफ फेजेस के बीच एक रिलेशन गिब्स इक्वेशन के द्वारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा हम लोगों ने ऑब्टेन किया था, जो इस प्रकार से था F = C - P+2। इस लेक्चर में अब हम लोग इसमें जितने भी टर्म्स जो यूज़ हुए हैं, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम, C फॉर नंबर कंपोनेंट, P फॉर फेजेस, उसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फेज से। फेज इज ए होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम बाय डेफिनिट बाउंड्रीज। एक एग्जाम्पल के रूप में इस डिफिनीशन को ऐसे शो करते हैं कि H2O सॉलिड, H2O लिक्विड एंड H2O वेपर। फेज इज ए होमोजीनियस। सॉलिड एक फेज है जो यूनिफॉर्म रूप से एक होमोजीनियस है। इसी तरह लिक्विड, वाटर का जो लिक्विड फेज है वो भी यूनिफॉर्म रूप से एक फेज है। इसी तरह वाटर का जो H2O का जो वेपर फेज है वो भी एक यूनिफॉर्म रूप से एक होमोजीनियस सिस्टम है। तो फेज इज ए होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट यानी भौतिक रूप से भिन्न, सॉलिड अलग है, लिक्विड वेपर अलग है, मैकेनिकली सेपरेबल यांत्रिक रूप से पृथक किया जा सकने वाला पार्ट ऑफ ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है। विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट, सॉलिड पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम वेपर ऑफ द सिस्टम बाय डेफिनिट बाउंड्री। ये डेफिनिट बाउंड्री हमारे निश्चित रूप से टेम्परेचर या प्रेशर या अन्य चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर हम टेम्परेचर यहाँ पर हम बढ़ा दें तो सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आइस मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका इसी तरह कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं एक्वस NaCl सॉल्यूशन। एक्वस NaCl सॉल्यूशन की बात करें तो ये हमारा जो सोडियम क्लोराइड का जो वाटर में सॉल्यूशन है, ये एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है। यूनिफॉर्म, अगर हम इसको देखेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट मिलेगा, होमोजीनियस मिलेगा। हेंस देयर इज़ वन फेज ऑफ ए सिस्टम। हालांकि इसमें एक्वस एक वाटर है और एक NaCl है, दो हैं लेकिन दो कंपोनेंट है, फिर भी ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम को शो कर रहे हैं, अतः इसमें एक ही फेज होगा। इसी तरह अनदर एग्जांपल ले लें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। सैचुरेटेड संतृप्त विलयन ले लें, पानी और शक्कर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर लेंगे तो इसमें कितने फेज होंगे। ये सैचुरेटेड है, जो ये शो कर रहा है कि इसमें सॉलिड की मात्रा बहुत पर्याप्त है, सफिशिएंट से ज़्यादा हो गई है, इसलिए एक सॉलिड फेज हो गया और एक लिक्विड फेज है। तो कुल मिला के फेज कितने हो गए, दो होंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन शुगर, हमारा वाटर शुगर दो फेज शो कर रहे हैं। इसी तरह मिक्सचर ऑफ टू मोर केमिकल सब्सटेंसेस कंटेन एज मेनी फेजेस। ढेर सारे केमिकल सब्सटेंस भी हम मेनी फेज वाले हो सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देते हैं, जैसे मिक्सिबल लिक्विड्स की अगर हम बात करें, इफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म ए सोल्यूशन देन द टोटल फेज प्रेजेंट वुड बी 3। ऐसा क्यों, अभी बताते हैं आपको। टू फेजेस आर फॉर सब्सटेंसेस इन लिक्विड एंड थर्ड वन इज वेपर। जैसे एग्जांपल में ले ले हम वाटर प्लस एल्कोहल, ये दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं। दोनों मिक्सिबल लिक्विड्स हैं तो दोनों का अपना अलग अलग कंपोजिशन है। अगर मान लीजिए दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं विल एग्जिस्ट, अगर दोनों सेम फेज को फॉलो कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड, तो टू इमिसिबल अलग हो गया। मिक्सिबल लिक्विड्स विल एग्जिस्ट इन वन फेज ओनली एज फॉर एज सोल्यूशन इज कंसर्न। तो इनका जो टोटल फेज होगा, यदि ओवरऑल जो होगा वो होमोजीनियस ही होगा, क्योंकि पूरी तरह से ये घुल जाएंगे, इसलिए इनमें जो फेज की मात्रा होगी वन होगा। इसी तरह अगर इमिसिबल ले लें, अगर मान लीजिए इमिसिबल हम लिक्विड्स लेते हैं, लिक्विड्स सपोज जैसे मान लिया हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया कि इनऑर्गेनिक, यानी एक ले लिया हमने सोडियम क्लोराइड प्लस ले लिया ईथर, तो ये आपस में क्या डिसॉल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो अगर ये इमिसिबल है जिसमें एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो यहाँ पर फेज हमारे दो होंगे।
लेकिन अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स ले लें, एक ले लें लिक्विड्स प्लस एक और लिक्विड ले लें, इमिसिबल ही लिक्विड्स लेंगे, तो उनका जो फेज होगा वो 3 होगा, क्योंकि एक फेज इस लिक्विड्स का होगा, एक फेज इस लिक्विड का होगा, और तीसरा जो फेज होगा वो वेपर फेज के लिए होगा। तो तीसरा वेपर फेज के लिए होगा। तो अगर मान लीजिए दो मिसिबल लिक्विड्स हैं तो फेज 1 होता है। अगर एक सॉलिड और एक लिक्विड है तो भी फेज 2 होगा। अगर लिक्विड लिक्विड आपस में दो हम आपस में घोल दें तो 2 इमिसिबल लिक्विड्स ये जो होते हैं हमेशा 3 फेज को शो करेंगे कि एक वेपर फेज कंसिस्ट होगा। इसी तरह कुछ और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन के केस में अनदर एग्जांपल ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट होता है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो कितने फेज होंगे, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस फेज है, तो यहाँ फेज कितने हो सकते हैं? 2 सॉलिड, देयर आर 2 सॉलिड्स एंड 1 गैसियस फेज, तो हेंस दिस सिस्टम कंटेन्स नंबर ऑफ फेजेस 3। तो इस सिस्टम में 3 फेज होंगे, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड फेज है, कैल्शियम ऑक्साइड भी है और CO2 भी एक गैस है। एट दिस स्टेज देयर आर 2 सॉलिड एंड 1 गैसियस फेज, देयरफॉर इट इज ए 3 फेज सिस्टम। इस तरह से हम फेज को डिसाइड करते हैं थ्योरेटिकली। अब आगे हम लोग कंपोनेंट की चर्चा करते हैं। कंपोनेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम is the smallest number of independently variable constituents at equilibrium by means of which the composition of each phase present can be expressed either directly or in terms of chemical equation। कहने का मतलब ये हो गया कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में वो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके कारण किसी भी फेज की कंपोजिशन को हम डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, या चाहे उसे डायरेक्टली डिफाइन करें या फिर हम केमिकल इक्वेशन के टर्म में डिफाइन करें, तो वो हमारा कंपोनेंट कहलाता है। एग्जांपल के लिए जैसे हम देखते हैं कि H2O सॉलिड, H2O लिक्विड एंड H2O वेपर, 3 phases are exist at equilibrium विच डिफाइन ए सिस्टम। एक सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों फेज इक्विलिब्रियम में हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर फेज तो हो गए 3, लेकिन कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट यहाँ केवल 1 होगा, बिकॉज ईच फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ईच फेज। तो 2:1 में हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं जिसका केमिकल कंपोजिशन डायरेक्टली डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले सभी फेज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेरिएबल हैं दैट आर सेम इन कंपोजिशन, हेंस दे रिप्रेजेंट्स द यूनिक कंपोनेंट। तो यानी इसे हम मोनो कंपोनेंट या मोनो कंपोनेंट बोलेंगे। तो इस तरह से इसमें एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, जैसे डिकम्पोजिशन का फिर लिया था CaO प्लस CO2, ये गैस, ये सॉलिड और ये सॉलिड। यहाँ पर फेज हम लोग देखेंगे तो 3 होंगे कि 2 सॉलिड और 1 गैस है। जबकि कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट यहाँ कितने हो सकते हैं? यहाँ अगर हम कंपोनेंट देखेंगे तो किसी भी फेज का, आप जैसे मैंने बताया कि कैन बी आइदर एक्सप्रेस डायरेक्टली और इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो हम इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 ही वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो ये 2 कंपोनेंट को शो कर रहे हैं। या कह सकते हैं कि किसी भी डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट्स का कोई अस्तित्व नहीं रह पाता, जितने प्रोडक्ट बनते वही उसके कंपोनेंट होते हैं। अगर यहाँ 2 हैं तो 2 ही कंपोनेंट हैं। तो अगर हम एग्जांपल के रूप में ले भी लें तो एक रिलेशन देख के लेते हैं कि अगर हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं करके हम इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन लें तो कितने होंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है C=S-R, जहाँ पर S यहाँ पर है नंबर ऑफ स्पेसीज एंड R है रिलेशंस। रिलेशंस का मतलब हो गया इक्वेशंस, या हम इसे बोल सकते हैं इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस। C यहाँ पर कंपोनेंट है। अगर नंबर ऑफ स्पेसीज की बात करें तो इस फार्मूले में 1, 2, 3 है, और जबकि रिलेशन कितने होंगे ये हमें निकालना। रिलेशन अगर देखा जाए तो किसी को भी ले लें, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करें तो ये बनेगा, या CaO को ले लें तो कैल्शियम कार्बोनेट से अगर हम CO2 गैस रिलीज कर दें तो CO बनेगा। कुल मिला के ये एक ही प्रकार का रिलेशन शो करते हैं
तो अगर हम देखेंगे तो आर की वैल्यू केवल 1 होगी, यानी एक ही रिलेशन है जो यूनिक रिलेशन है कि डिकम्पोजिशन में हर हालत में दो ही राइट हैंड में दो कम बनेंगे ही बनेंगे। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड को भी अलग से भी दिखा सकते हैं, CO2 को भी अलग से दिखाएं अगर तो CaCO3 माइनस CaO। तो CO2 गैसियस फेज में है, CaO सॉलिड फेज है, CaCO3 सॉलिड फेज में है। तो कुल ये तीन हम लोगों ने इक्वेशन जो दिखाए हैं ये सभी एक प्रकार के एक ही रिलेशन को शो कर रहे हैं जो तीनों में आपस में संबंधित हैं। इसलिए रिलेशन केवल एक ही होगा जो यूनिक, हम इसी को मान के चलते हैं। और स्पेसीज 3 है तो हमारा कंपोनेंट हो जाएगा C=S-R, यानी 3-1 यानी 2 कंपोनेंट। ये याद रखिए हमेशा कि डिकम्पोजिशन के केस में कंपोनेंट हमेशा उसके प्रोडक्ट के बराबर ही होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं डिसोसिएशन का। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है जो टूट रहा है अमोनिया गैस में और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में। तो इस केस में भी अगर हम देखें तो कंडीशंस दी होगी जिसमें एक हमारा ये रिलेशन है, और अगर हम मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज एस की वैल्यू देखें तो यहाँ पर 3 होंगे, जबकि रिलेशंस यहाँ पर एक रिलेशन तो यही हो गया कि अमोनियम क्लोराइड का रिलेशन अमोनिया गैस से और HCl के साथ है, एक ही रिलेशन है। दूसरा रिलेशन हम ये भी ले सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इफ इट इज़ इक्वल टू HCl। अगर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इसके इक्वल होगा तो रिलेशन हमारे दो पर यहाँ अगर हम ले लेते हैं तो कंपोनेंट की संख्या हो जाएगी S-R 3-2 यानी 1, केवल 1 कंपोनेंट सिस्टम होगा। इसको थ्योरेटिकली हम डायरेक्टली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डायरेक्ट डिफाइन करने के लिए देख सकते हैं कि अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो NH3 जितना होगा उतना HCl होगा, दोनों मिल के फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनियम क्लोराइड में। तो LHS में भी अमोनियम क्लोराइड, RHS में भी अमोनियम क्लोराइड। तो केमिकल कंपोजिशन हमारा लगभग ये बिल्कुल दोनों तरफ सेम रहेगा। इस केस में हम उसे बोलते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 होंगे। हाँ, अगर ये मान लेते कि अमोनिया की कंसंट्रेशन HCl के बराबर नहीं है, यानी रिलेशन नहीं है, अमोनिया द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज नॉट इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ HCl, देन इस केस में क्या होगा? इस केस में फिर हम ले सकते हैं कि रिलेशन एक ये हो गया हमारा, और दूसरा रिलेशन चूँकि ये हमारा रिलेशन तो है नहीं क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, तो कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी S-R स्पेसीज 3 रिलेशन 1 कंपोनेंट 2। थ्योरेटिकली ये तो हमारा केमिकल इक्वेशन के टर्म में भी डिफाइन कर रहे हैं। अगर डायरेक्टली डिफाइन करें, इफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HCl, देन कोई एक ऐसा अमाउंट होगा जो है वो अमोनिया हो चाहे HCl हो, जो एक्सेस में होगा वो बच जाएगा, क्योंकि जितनी अमोनिया होगी, सपोज मान लेते हैं कि अमोनिया की मात्रा ज़्यादा है HCl की कम है, तो HCl के बराबर अमोनिया मिल के अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा जो LHS के बराबर ही हो जाएगा, और एक जो यानी लिमिटिंग हो गई HCl जबकि अमोनिया एक्सेस में हो गई तो वो बच गई। तो इसका मतलब वो भी एक केमिकल कंपोजिशन और एक कंपोजिशन अमोनियम क्लोराइड है, तो कंपोनेंट 2 हुआ। तो इस तरह से हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली अगर हम थ्योरी की सहायता से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितने कंपोनेंट होंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कंपोनेंट निकालने के लिए। यहाँ पे एक सिस्टम है KCl, NaCl और H2O। अगर देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज हो जाएंगे 1 KCl, NaCl और H2O। कुल मिला के स्पेसीज 3 है। रिलेशन देखा जाए तो इनमें रिलेशन एक भी नहीं, यानी रिलेशन 0 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट जो होगा S-R यानी 3-0 यानी 3 कंपोनेंट सिस्टम है, ये 3 कंपोनेंट सिस्टम है। अगर इसी को हम फार्मूले में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, फॉर एनायनिक रिलेशंस नंबर ऑफ कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाई S-R+1। ये एक नया फार्मूला बनता है जब आयनिक रिलेशंस होंगे जहाँ पर 1 स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव आयंस कि बराबर करने के लिए 1 यहाँ स्टैंड्स है। यहाँ पे स्टैंड इसलिए रखा गया, इसलिए 1 यहाँ पे लिया जाता है ताकि हमारे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल को भी डिफाइन करे। अगर इसी केस को हम इस रूप में लेते तो ऐसे देख सकते थे पोटेशियम आयन, Cl आयन और सोडियम आयन और H2O, यानी स्पेसीज हो गए हमारे 4।
यानी स्पेस नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें तो 4 हो जाएगा, जबकि रिलेशन हो जाएगा केवल एक, पोटेशियम आयन और Cl आयन का KCl या Na आयन और Cl आयन मिलकर NaCl, तो एक ही रिलेशन को शो कर रहा। तो इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो कंपोनेंट हमारा 4, इस केस में अगर हम देखेंगे हम यहाँ पर इसके रिलेशंस को बढ़ा भी सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड भी हैं तो KCl NaCl अनदर स्पेसीज और जोड़ लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल स्पेसीज हो गए 6 स्पेसीज हो गए। अब रिलेशन की चूँकि हमने NaCl KCl दोनों लिया, आयंस भी लिए हैं, तो रिलेशंस एक रिलेशंस तो हमारा ये वाला हो गया, दूसरा हो गया Na आयन और Cl आयन मिलके NaCl बना सकते हैं, तो 2 रिलेशंस मिल गए। अगर रिलेशंस की बात करें, स्पेसीज की बात करें तो इसी सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ स्पेसीज 6 हो गए, जबकि रिलेशंस हो गए 2। तो कंपोनेंट इज इक्वल टू S माइनस R प्लस 1, क्योंकि आयन भी हमने लिए हैं तो आयन को न्यूट्रल करने के लिए R प्लस 1 फॉर्मूला लेंगे। स्पेसीज हो गए 6 माइनस R 2 प्लस 1, यानी ओवरऑल कंपोनेंट 3, वो भी आंसर हमारा 3 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टली, अगर आप पानी की क्वेश्चन नहीं लेते हैं तो भी, KCl NaBr और H2O, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम स्पेसीज देखते हैं। स्पेसीज की बात करें तो KCl NaBr 2 हो गए, तीसरा ये भी हो सकता है कि KBr बन जाए, ये भी हो सकता है कि NaCl भी बन जाए आपस में, और H2O। तो कुल स्पेसीज देखें तो यहाँ पर 5 हैं, जबकि रिलेशंस की बात करें तो केवल रिलेशंस यही है कि KCl प्लस NaBr ये आपस में मिलके KBr प्लस NaCl में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक जनरल हमने यहाँ आयंस को नहीं शो किया है, सीधे सीधे ले लिया, तो इस केस में रिलेशंस हमारे कितने हो गए 1, तो कंपोनेंट हो जाएगा S माइनस R, क्योंकि यहाँ आयंस नहीं है, तो S हो गया हमारा 5 माइनस 1 यानी 4। तो कुल मिला के हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पर 4 होंगे। इसी एग्जाम्पल को कुछ इस तरह से समझते हैं कि KCl NaBr H2O है। अभी हमने इसको ऐसे ले लिया कि सबको आयनों में भी तोड़ दिया, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, सोडियम आयन, KCl NaBr तो था ही, अगर आयंस हैं तो KBr और NaCl भी बनेंगे और वाटर भी होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज कितने हो गए, अब ऐसे गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज 9 हो गए। अगर इनके रिलेशंस की बात करें तो आयनिक, चूँकि आयंस है तो आयनिक रिलेशंस होगा, तो पोटेशियम आयन Cl आयन भी होगा, पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन भी होगा, सोडियम आयन Cl आयन, इसी तरह सोडियम आयन और ब्रोमाइड आयन इस तरह से होंगे। तो टोटल रिलेशंस 4 होंगे, और चूँकि आयनिक है तो रिलेशंस के लिए जो फॉर्मूला लगेगा कंपोनेंट का S माइनस R प्लस 1, नंबर ऑफ स्पेसीज 9, ये हो गए 4 प्लस 1, तो ओवरऑल आंसर हमारा कंपोनेंट 5 आया। उस तरह से भी जब हमने निकाला था तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे 4 आए थे, सॉरी यहाँ भी 4 ही आएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 9 माइनस 5 4, इसमें भी आंसर यही आया था। जब हमने आयनिक सोल्यूशन नहीं लिया था तब भी हमारा 4 आया था, और जब हमने आयनिक सोल्यूशन में कैलकुलेट किया, आयन लेकर के किया, और तो इसके रिलेशंस 4 आ गए, तो इस फार्मूले के बेस पर हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 आया। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। किसी भी सिस्टम में अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी, फेज और कंपोनेंट। अब तीसरा जो वेरिएबल है इंपॉर्टेंट, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन मीन्स कंसेंट्रेशन which are to be specified to describe a system completely। कहने का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन किसी भी फेज का, किसी भी सिस्टम का, जो ऐसे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो किसी भी फेज को कम्प्लीटली डिफाइन करते हैं, किसी भी सिस्टम को, तो वो हमारा कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में एक सिस्टम लेते हैं, आइस, वाटर एंड वेपर। वेपर्स का मतलब हो गया कि आइस H2O ये भी है, H2O ये भी है। तो कंपोनेंट यहाँ पर सेम है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, लेकिन फेज यहाँ पर 3 है। कंपोनेंट 1 वाइल फेज 3।
अभी तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तभी सम्मिलित रूप यहाँ पे देख रहे हैं। इफ़ ऑल द थ्री फेजेज आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम देन नो कंडीशन हैज़ टू बी स्पेसिफाइड। दिस इज बिकॉज थ्री फेज ऑफ ए वाटर कैन एग्जिस्ट टुगेदर in equilibrium only at a particular temperature and pressure corresponding to the freezing point, and no condition is necessary to be specified to define the system। किसी भी कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर की। अगर हम कुछ लगाएंगे भी तो एक फेज हमारा ख़त्म हो जाएगा। टेम्परेचर या प्रेशर कुछ भी हम लगाते हैं तो कोई एक फेज समाप्त हो जाएगा। इसलिए देयर इज़ नो नीड टू स्पेसिफाई, नो नीड for any condition to specify the define the system। Hence it is non-variant system or invariant system। Hence the degree of freedom for this system is 0। ये 0 ये तो हमारा थ्योरेटिकली कैलकुलेट हुआ। अगर हमारे पास कंपोनेंट पता है, फेज पता है, तो हम लोग फेज रूल से भी निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फेज रूल C माइनस P प्लस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी कैलकुलेटेड इजिली कंपोनेंट 1 फेज 3, और इस तरह से हम देखेंगे तो ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। दैट इज़ इनवेरिएंट या यूनिवेरिएंट, इसे बोलते हैं नॉन वेरिएंट, नॉन वेरिएंट। तो इस तरह से ये हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करते हैं। अनदर एग्जांपल की बात करें तो हम लेते हैं जैसे अभी डिकम्पोजिशन का हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया, CaCO3 से CaO प्लस CO2 का बनना। यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ फेज हमारे 3 हैं और कंपोनेंट 2 निकले थे, तो 2 ही निकले थे, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो केवल 1 आएगा, बिकॉज ओनली टेम्परेचर इज अवेलेबल टू स्पेसिफाई द रिलेशन, टू स्पेसिफाई दिस सिस्टम, बिकॉज एट ए हायर टेम्परेचर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हेंस इट इज़ मोनोवेरिएंट। केवल टेम्परेचर ही सफिशिएंट है टू स्पेसिफाइड करने के लिए इस सिस्टम को। अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं तो C माइनस P प्लस 2 से, तो 3 प्लस 2 देखेंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा 1 आएगा। दैट इज़ यानी ये कंफर्म हो गया कि टेम्परेचर इज ओनली सफिशिएंट टू स्पेसिफाइड दिस कंडीशन या दिस सिस्टम। इसी तरह और एग्जांपल ले लें तो अगर हम मान लेते हैं कि एक्वस सोल्यूशन हमने लिया था NaCl का जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पर अगर देखें तो फेज 1 है, बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट होल द सोल्यूशन, वाइल द कंपोनेंट इज़ 2 बिकॉज वाटर एंड NaCl बोथ आर अवेलेबल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालें तो C माइनस P प्लस 2 से निकालेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 3 होंगे। ये यहाँ ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसनट्रेशन यानी मोल फ्रैक्शन भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, इसलिए ऐसा है। अगर हम यहीं पर इसी चीज़ को एक्वस न लेकर के सैचुरेटेड ले लेते हैं, सैचुरेटेड NaCl सोल्यूशन, सैचुरेटेड के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना होता, 1 होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिक्स है कंपोजिशन एंड वेपर प्रेशर। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स कर देंगे तो कंपोजिशन और वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जाएगा। तो सैचुरेटेड NaCl के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा, जबकि ये एक्वस था, यहाँ पर कंसनट्रेशन भी था, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों थे, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन वाटर और NaCl के अलग अलग थे, अलग अलग फेज भी हैं। तो हालांकि होमोजेनियस होने के कारण ऐसा था। फेज 1 थी, कंपोनेंट 2 था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 1 आएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे फेज कितने होंगे और कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करते हैं। कुछ और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई सिस्टम ले लें, कोई एक सिस्टम ले लीजिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया था NH4Cl सॉलिड से बना था अमोनिया, अनदर एग्जांपल में अमोनिया गैस प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इस केस में हम लोगों ने निकाला था कि कंपोनेंट, अगर कंडीशन हमारी होती है कि कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ HCl, ये बराबर है, तो इस केस में हमारे जो कंपोनेंट थे वो सिर्फ 1, जबकि फेज भी हमारा 1, क्योंकि दोनों ही था सॉलिड। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालें C माइनस P प्लस 2, 1 माइनस 1 प्लस 2, तो ओवरऑल हमारा 2 हो जाएगा। इस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1 कंपोनेंट ऑफ वाटर एंड सल्फर सिस्टम स्टडी करेंगे।